नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। सिकंदर तो व्यास नदी के तट से लुटा पिटा और पराजित लौट गया था, परंतु क्या फिर किसी अन्य यवन आक्रांता ने भारत की ओर दृष्टि नहीं की? ऐसा क्यों है कि जितनी चर्चा सिकंदर के भारत अभियान की होती है, उतनी व्यापकता से चंद्रगुप्त मौर्य के शासन समय में सेल्यूकस के आक्रमण की नहीं होती। सिकंदर और सेल्यूकस दोनों ने भिन्न परिस्थितियों के भारत पर आक्रमण किया था। इन दोनों अभियानों की विवेचना से हम वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में भी सबक ले सकते हैं। सिकंदर का सैन्य अभियान उस दौर में हुआ जब उत्तर पश्चिमी भारत और पंचनद के क्षेत्रों में राजनैतिक एकता का सर्वथा अभाव था। इस परिक्षेत्र में अवस्थ बहुत से छोटे बड़े जनपद परस्पर युद्धरत रहा करते थे। सिकंदर को संगठित युद्ध का सामना नहीं करना था, जबकि सेल्यूकस का सामना कहीं बड़ी और संगठित सेना के साथ हुआ। चूंकि तब तक मौर्य साम्राज्य के रूप में एक केंद्रीय शक्ति का उभार विस्तार हो गया था। धनानंद एक विशाल साम्राज्य के अधिपति थे, जिसे चंद्रगुप्त ने हस्तगत किया। इसके अतिरिक्त जिन भारतीय प्रदेशों को सिकंदर ने विजित किया, वे भी आचार्य चाणक्य की नीति निपुणता और चंद्रगुप्त की सैनिक प्रतिभा के कारण मगध साम्राज्य में सम्मिलित हो गए। जस्टिन के अनुसार सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त के नेतृत्व में अनेक यवन राज्यपालों को मार डाला गया। चंद्रगुप्त ने यवनों के विरुद्ध अभियान वर्ष 323 ईसा पूर्व में आरंभ किया, तथापि पूर्ण सफलता वर्ष 317 ईसा पूर्व में प्राप्त हुई होगी। चूंकि इसी वर्ष पश्चिम पंजाब के यवन प्रतिनिधि शासक यूदेमस ने अपनी सेनाओं सहित भारत छोड़ दिया था। एक ओर चंद्रगुप्त ने भारतीय सीमांत को यवनों से अवमुक्त करवा लिया, वहीं दूसरी ओर कहीं बड़े आक्रमण का खतरा अपनी रूपरेखा तैयार कर रहा था। जैसा कि साम्राज्यवादियों की महत्वाकांक्षाओं का हश्र होता है, सिकंदर की मृत्यु के साथ ही उसका विशाल साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह जानना महत्व का है कि मैसिडोनियन साम्राज्य के एशियन प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित करने के लिए सिकंदर के दो सेनापतियों सेल्यूकस और एंटिगोनस में सघन संघर्ष हुआ। सेल्यूकस शक्तिशाली थे, विशेष रूप से इसलिए भी कि उनके पास समृद्ध विरासत थी। उनके पिता का नाम एंटिओकस था, जो कि सिकंदर के पिता फिलिप के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे। तत्पश्चात सेल्यूकस की गणना भी सिकंदर के मुख्य सेनापतियों में की जाने लगी। सेल्यूकस और एंटिगोनस के मध्य युद्ध लगभग 9 वर्ष तक जारी रहा। आरंभ में एंटिगोनस भारी पड़ रहा था। वर्ष 321 ईसा पूर्व में जब सेल्यूकस ने बेबीलोन को जीत लिया, इसके बाद परिस्थितियां उसके पक्ष में बदलने लगी। सेल्यूकस ने एंटिगोनस को न केवल पराजित किया, अपितु उसे मिस्र में जाकर शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। इसके साथ ही सेल्यूकस ने वर्ष 306 ईसा पूर्व में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया, निकेटर अथवा विजेता की उपाधि धारण की। इसके साथ ही बड़ी धूमधाम से अपना राज्याभिषेक भी करवाया। इस समय उसका साम्राज्य पश्चिम में भूमध्य सागर व एशिया माइनर से लगकर तथा पूर्व में भारत की सीमा तक विस्तारित था। सिकंदर के पदचिन्ह उसके परवर्ती शासकों के लिए गौरव का पर्यायवाची साम्राज्य विस्तार कर गए थे। जब पश्चिमी एशिया में सेल्यूकस की स्थिति मजबूत हो गई, तब उसे लगा कि अब सही समय है भारत की ओर बढ़ने का। प्रथमतः उसका लक्ष्य सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना था, जबकि दूसरा और महत्वपूर्ण लक्ष्य था पाटलिपुत्र पर अधिकार। अपने अभियान का आरंभ उसने बैक्ट्रिया पर आक्रमण के साथ किया। आसानी से यह भूभाग अपने आधिपत्य में ले लिया। मैकेंड्रल की कृति एशियंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थनीज एंड एरियन में विभिन्न यूनानी इतिहासकारों के मत विवरण प्राप्त होते हैं, जो सेल्यूकस के अभियान का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। सार संक्षेप यह कि पश्चिमी एशिया में अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाकर सेल्यूकस ने पहले बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, तत्पश्चात भारत पर।
एपियनस के अनुसार सेल्यूकस ने सिंधु नदी को पार किया और भारतीय राजा सेंड्राकोट्टस अर्थात चंद्रगुप्त से लड़ाई ठानी, परंतु अंत में सुलह कर ली और उसके साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिए थे। स्ट्रैबो के अनुसार सेल्यूकस ने सेंड्राकोट्टस को एरियाना का बड़ा भूभाग प्रदान किया और इस समय से एरियाना के इस भूभाग पर भारतीयों का आधिपत्य हो गया था। बदले में सेल्यूकस ने 500 हाथी प्राप्त किए थे और सेंड्राकोट्टस से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इसी बात की पुष्टि प्लूटार्क आदि अन्य ग्रीक लेखकों के विवरणों द्वारा भी होती है। इन विवरणों में दो बातें स्पष्ट है। पहला यह कि यवन इतिहासकार अपने सम्राट के प्रति सहृदय सिद्ध हुए हैं और घन घोर पराजय को दबाने छुपाने का प्रयास अपने वृतांतों में उन्होंने किया है। जबरदस्त आक्रमण था यवनों का और सीमा पर ही सेल्यूकस को बेहतरीन उत्तर भी मिल गया। वह न केवल सिंधु नदी के मुहाने से आगे बढ़ने में अक्षम सिद्ध हुआ बल्कि राज्य का बड़ा हिस्सा भी गवा बैठा। रेखांकित करने योग्य है कि युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य जो संधि हुई उसकी शर्तों के अनुसार परोपनिषदी वर्तमान अफगानिस्तान के वे पहाड़ी क्षेत्र जो हिंदुकुश पर्वतमाला से लग कर थे, वर्तमान काबुल भी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आर्कोशिया वर्तमान कंधार का क्षेत्र, आर्या वर्तमान हेरात और जड्रोशिया वर्तमान मकरान और बलोचिस्तान क्षेत्र मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गए। इस तरह अब मौर्य साम्राज्य का विस्तार सिंधु नदी की उपत्यका के दूसरी ओर हिंदुकुश पर्वतमाला के पश्चिमी छोर तक हो गया था। सेल्यूकस के लिए दूसरी अपमानजनक स्थिति थी अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करने के लिए बाध्य होना। सेल्यूकस को यह भान हो गया था कि उसका आक्रमण अब उल्टा पड़ सकता है। शक्तिशाली चंद्रगुप्त के नेतृत्व में विशाल मौर्य सेना उसकी जड़ें हिला देने में सक्षम है। विवाह समझौते से दोनों साम्राज्यों के मध्य संधि को स्थायित्व प्राप्त हो सकता था, साथ ही एक दूसरे पर आक्रमण की पुनर्संभावना समाप्त हो जाती। पुत्री सहित साम्राज्य का बड़ा हिस्सा गवा देने वाले सेल्यूकस को आखिर इस संधि से हासिल क्या हुआ? उसे भेंट स्वरूप प्रदान किए गए 500 हाथी। यही भारत आक्रमण से उसका कुल जमा हासिल था। यह संधि वर्ष 303 ईसा पूर्व में हुई। शीघ्र ही सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त की सभा में भेजा और वह चिरकाल तक मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा था। सेल्यूकस की पराजय के बाद के भारत का नक्शा एक बार देखें और समझें, अथवा इसकी विवेचना इतिहासकार बीए स्मिथ के दृष्टिकोण से करें। अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में वे लिखते हैं, 2000 से भी अधिक साल पहले भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे और जिसे 16वीं और 17वीं सदी में मुगल सम्राट भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं कर सके थे। मौर्य साम्राज्य का यह विस्तार न केवल आक्रांता को गहरा आघात था, अपितु वर्तमान के लिए भी एक सबक है। एकता ही राष्ट्र की शक्ति है। जब तक हम क्षुद्र मेरा तुम्हारा जैसी कथित श्रेष्ठताओं के लिए आपस में बटे रहेंगे, हमें अनेक करने की, टुकड़ों खांचों में बांटने की वैचारिक, राजनैतिक, वैदेशिक कोशिशें लगातार जारी हैं। परंतु यदि हम एक रहे तो कोई हानि नहीं, बल्कि हमें बांटने वाली ताकतों का हश्र फिर सेल्यूकस जैसा ही होगा। हम एक हैं तो विश्व हमारे सामने सर्वदा नतमस्तक रहेगा। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।